कानपुर से ऐसा कौन से नेता निकले हैं जो छात्र राजनीति से जिन्होंने बहुत आप इसका एक तरफ से आप विनय कटियार जी को देख लीजिए, माननीय पूर्व सांसद सतदेव पचौरी जी भी एसएसटी कार्यालय से छात्र नेता थे। छात्रों को बिठाने के लिए कुछ प्रबंध तंत्र और का भी हाथ है। एक कॉपी मिलती है 50 पैसे की, 48 रुपए प्रत्येक छात्र से लिया जाता था हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम का ना रिजल्ट आता था ना कॉपी चेक होती, केवल मजाक ही तो था। मैं डीएवी महाविद्यालय में ताला डाल दिया था कि हाफ ईयरली एग्जाम क्यों करा रहे हैं, मजाक है। दोस्तों नमस्कार, कुमार नावा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अरविंद राज त्रिपाठी, छोटू भैया। आप डीएवी कॉलेज के महामंत्री रहे हैं, छात्र राजनीति में सक्रिय है और इस समय भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। अरविंद भाई, आप बताइए कि आपने छात्र जीवन से अपनी राजनीति कैसे शुरू की? नमस्कार। मतलब राजनीति क्या कहेंगे, छात्रों के हितों की बात कहना कब से शुरुआत की, तो बेसिकली मैं विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ, आप छात्र नेता मुझे मान सकते हैं। और वर्ष 1995 में मेरा हाई स्कूल था। जुड़ा तो मैं उससे पहले भी था, जब मैं 6th क्लास में बिनएसडी कॉलेज में इंटर कॉलेज में पढ़ने गया, तब से विद्यार्थी परिषद को देख रहा था। पर वास्तविकता के साथ ठीक तरीके से मेरा जुड़ाव हाई स्कूल में मैं था और 1995 में मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। समाज में कुछ काम करना है, छात्रों के लिए कुछ करना है, तो विद्यार्थी परिषद के साथ मैं जुड़ा। और चूंकि मेरा पारिवारिक परिवेश भी संघ से आता था, मेरे पिताजी स्वयं सेवक रहे और राष्ट्रवाद की विचारधारा पूरे परिवार में रही, तो उस विचारधारा को पुष्पित और पल्लवित करने वाला जो संगठन था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मैं उसी से जुड़ा और उसी जुड़ाव के साथ धीरे धीरे काम करते हुए मैं विद्यार्थी राजनीति से छात्र राजनीति में आया। आपके समय की जो छात्र राजनीति थी और इस समय जो छात्र राजनीति है, उसमें क्या अंतर है? दो बड़े अंतर है कि उस समय छात्र राजनीति थी और वर्तमान में कानपुर और उत्तर प्रदेश में मुझे छात्र राजनीति दिख ही नहीं रही, गायब है। न विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहे हैं छात्र संघों के, ना महाविद्यालयों में चुनाव हो रहे हैं। तो वर्तमान की फिलहाल इधर 5 वर्षों की मैं बात कर रहा हूँ कि उस समय की छात्र राजनीति, उस समय की छात्र राजनीति गायब है, क्योंकि राजनीति हो ही नहीं रही। हमारे समय की, मैं अब अपने समय की बात करता हूँ। मैं वर्ष 2002 में डीएवी महाविद्यालय से महामंत्री चुना गया, निर्वाचित हुआ। मैं विद्यार्थी परिषद के सपोर्ट से विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट के रूप में मैं चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मतों से जीता। उस समय संघर्ष को प्राथमिकता मिलती थी। जो भी छात्र राजनीति से निकले छात्र नेता थे, निश्चित तौर पर हम सब लोग बड़े मध्यम परिवार से निकले हुए लोग हैं। किस तरीके से हम लोग विद्यालय पहुंचते थे, किस तरीके से आधा आधा कप चाय अपने समर्थकों को पिलाते थे, लोगों को सहयोग की भावना रहती थी कि हमारा छात्र नेता है, हम इसकी जिंदाबाद लगा रहे हैं, ये हमारे मुद्दों को उठाएगा, ये सारे विषय होते थे। अर्थ उसमें बहुत सेकेंडरी होता था और उससे भी सेकेंडरी होती थी जाति। मैं ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ और मेरा मानना है कि मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करके छात्र राजनीति में डीएवी कॉलेज में गया और एक छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई, तो मुझे ध्यान नहीं होगा कि केवल एक ही वर्ग के लोग मेरे साथ हो। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के नौजवान, हर वर्ग का छात्र मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिला के चलने का काम करता था। ये जातिवाद का बंधन जो लगातार आप देखने को मिल रहा है कानपुर या कानपुर के आसपास के अन्य जनपदों में, मेरे साथ क्षत्रिय, ओबीसी, एससी सभी वर्ग के छात्र बड़ी तादाद में मेरे साथ रहते थे। तो किसी तरीके के हम लोगों के अंदर कोई ऐसी भावना नहीं होती थी कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय है, ये ओबीसी है, ये अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैंने छात्र राजनीति में पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को पुष्पेंद्र यादव, स्वर्गीय हो गया छोटा भाई, तो उसको लड़ाया। अति पिछड़े को मैंने आशीष साहू को कैंडिडेट बनाया, क्षत्रिय को लड़ाया, सभी वर्गों को। मन में किसी प्रकार की मानसिकता नहीं होती थी कि मैं ब्राह्मण वर्ग का हूँ तो मुझे ब्राह्मण लड़ाना है, मेरे साथ ब्राह्मण वर्ग के लोग रहेंगे या केवल क्षत्रिय वर्ग के लोग रहेंगे। सभी जातियों के, सभी धर्मों के बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे साथ रहते थे, मेरे मित्र यार दोस्त थे, मेरे चुनाव मेरा सहयोग करते थे। ईसाई समुदाय के लोग मेरे साथ रहते थे, क्रिश्चियनिटी के लोग मेरे साथ रहते थे। पर वर्तमान में मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर जब से समाजवादियों की सरकार आई, जिस तरीके से विभाजनकारी राजनीति पुष्पित और पल्लवित हुई, नौजवानों और छात्रों को भी जातियों में बांटने का काम किया गया। ये चिंता का विषय है। नहीं, ये तो बीपी सिंह ने किया था। बीपी सिंह ने, जब मंडल कमीशन, बहुत छोटा था, बिनएसडी कॉलेज में पढ़ता था, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट बीपी सिंह ने लागू की, और ऑन कैमरा मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी,
कि एक समय नारा लगता था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर जो उन्होंने इस सनातन को कमजोर करने के लिए और हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, उसका परिणाम ये हुआ, यही समाज परिणाम देता भाई साहब। परिणाम ये हुआ जब उनकी मृत्यु हुई, आपने देखा होगा उस समय ताज पर हमला हुआ था, पूरे देश पे कोई संवेदना व्यक्त करने वाले नहीं थे कि जब आप विभाजनकारी नीतियां देश के अंदर लागू करेंगे तो आपका अंत कैसा होगा, ये आने वाले नेता और आने वाली पीढ़ी देख लें। जब आप समाज में विभाजन करेंगे तो जो आपका अंत होगा, तो आपके अंत में 4 लोग अश्रु बहाने वाले नहीं मिलेंगे। इस सबक लेना चाहिए, सबक सीख लेना चाहिए बीपी सिंह से और अर्जुन सिंह से, दोनों लोगों से। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि छात्र संघ की बहाली होनी चाहिए? निश्चित तौर पर होनी चाहिए। राजनीति की प्रथम पाठशाला है। हम लोग आज, हमारी कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही, न मैं किसी कोई अंबानी परिवार से हूं, ना गांधी फैमिली से हूं। आज आपके यहाँ स्टूडियो में बैठा हूं या समाज में जो लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जो भी फैन फॉलोइंग है या जो भी प्रेम है लोगों के प्रति, संघर्ष के माध्यम से ही है। अगर छात्र राजनीति न होती तो मेरे जैसे लोग वर्तमान की राजनीति में खो गए होते। ना मेरे पास धन बल है, न बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी सांसद विधायक रही हो। मेरे घर में तो कोई ग्राम प्रधान नहीं था पहले। तो ये अंतर है, ये अंतर इसलिए छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति संघर्ष करने की मात्रा जानता है, समाज में लोगों को जोड़ना चाहता है और अच्छे विषयों को। सबसे बड़ी बात है, जो भी एक्चुअल छात्र नेता होगा उसके अंदर एक जज्बा होगा, उसके अंदर गलत को गलत और सही को सही कहने का जज्बा होता है। लाठी खाने की दम होगी। लाठी खाने की दम होती है और लाठी मारने की भी दम होती है। हाँ। अगर सत्ता निरंकुश हो जाएगी तो लाठी मार कर उसको सुधारने का साथ भी छात्र नेता और नौजवान ही रखते हैं, कोई दूसरा नहीं लगता। आप आजादी के आंदोलन से लेकर और वर्तमान के आंदोलन तक देख लीजिए और पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए। पूरे विश्व में अगर कहीं कोई क्रांति हुई, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे रसिया की क्रांति, कहीं की भी कोई क्रांति हो, चाहे भारत में आजादी की क्रांति हो, सबसे ज्यादा अगर बलिदान किसी ने दिया है तो नौजवानों और छात्रों ने दिया। जयप्रकाश जी के आंदोलन से लेकर न जाने आप मुलायम सिंह को उठा लीजिए, लालू प्रसाद यादव को उठा लीजिए, नीतीश कुमार को उठा लीजिए, शरद यादव को उठा लीजिए, रविशंकर प्रसाद जी को उठा, न जाने कितने नेता, जाने कितने लोग मुख्यमंत्री बन गए, अपनी एक स्टेट में अपनी अपनी पार्टियां चला गए। निकले कहां से? जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता है और अलग पहचान है उनकी। हो सकता समय के साथ साथ उन्होंने ट्रेंड चेंज कर लिया हो, पर जो पहचान उनको मिली वह एक छात्र नेता के रूप से संघर्ष के द्वारा पहचान मिली। कानपुर से ऐसा कौन से नेता निकले हैं जो छात्र राजनीति से, जिन्होंने बहुत से, आप किसका एक तरफ से आप विनय कटियार जी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, यही वीएसएसडी कॉलेज के छात्र नेता थे। माननीय पूर्व सांसद सतदेव पचौरी जी वीएसएसडी कॉलेज से छात्र नेता थे। वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है राकेश सचान जी, ये डीएवी कॉलेज के छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की। बहुजन समाज पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री थे अनंत मिश्रा अनपुर, की वो छात्र राजनीति से निकले, पदाधिकारी रहे। लगभग जितने लोग स्थापित हैं, पुराने लोग, जो जब तक संघर्ष को सम्मान मिल रहा था राजनीति में, तो सारे छात्र नेता कहीं ना कहीं स्थापित थे। और अगर विधायक सांसद नहीं भी बने तो समाज में उनकी एक अलग पहचान थी कि उनके साथ लोग थे, उनकी फैन फॉलोइंग अलग थी, हर मुद्दे पर बात कहने की क्षमता और जो होता था सत्ता से भिड़ जाना, नहीं डरना, तो जो छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति उसी के अंदर यह साहस था। अच्छा, ये शासन क्यों रोका गया? इसके तो कई कारण है, पर मुझे जो लगता है, एक लिंग 2 कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का आधार बनाकर कि 25 वर्ष से आयु का व्यक्ति नहीं लड़ सकता, जिस पर एक भी मुकदमा होगा वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा, और वो क्लास मॉनिटर टाइप बनाना चाह रहे थे। मैं भी कोर्ट में गया, मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था और जीतता भी, मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया गया उन्हीं आधारों के आधार पर। तब मैंने डीएवी कॉलेज में मात्र 30 घंटों के अंदर एक अध्यक्ष निर्वाचित कराया, तो मेरा डमी कैंडिडेट था। वह एक कुचक्र था ब्यूरोक्रेट्स का और उन राजनीतिक घरानों के लोग जो राजनीति में स्थापित थे। मेरा ऐसा मानना है, जो राजनीति में स्थापित थे तथाकथित लोग नहीं चाहते थे कि छात्र राजनीति से निकलकर लोग आएंगे, वो विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, कोई देश की बागडोर संभालेगा, कोई प्रदेश की बागडोर संभालेगा। अगर यही छात्र नेता राजनीति में आगे आ जाएंगे तो जो उनके पुत्र पुत्री और पौत्र और पौत्री
राजनीति में आने की मंशा देख रहे हैं, अपने बाबा के, अपने दादी के, अपने पिता की विरासत को संभालने का जो ख्वाब जो उन नौजवानों के अंदर था, वो कैसे पूरा होता? जब हमारे जैसे अनेकों नौजवान छात्र नेता आ जाते, संघर्ष को सम्मान मिलता। तो शासन ये संघर्ष को सम्मान न मिले, संघर्ष भटके, संघर्ष किसी नेता का पत्ते चाट हो जाए, किसी का पिछलग्गू हो जाए, तो ये पत्ते चाट और पिछलग्गू बनाने के लिए छात्र राजनीति का दमन किया गया। मैं खुलेआम पे कहता हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ। नहीं, हमको लगता है कि शासन की जो बंद करने के लिए या छात्र आंदोलन मिटाने के लिए, छात्रों को मिटाने के लिए कुछ प्रबंध तंत्र और का भी हाथ है। प्रबंध तंत्र, जैसे मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं डीएवी महाविद्यालय का था, 26,000 छात्र थे जब मैं महाविद्यालय का महामंत्री था, और निश्चित तौर पर प्रबंध तंत्र से ठनती थी, कई विषयों पर ठनती थी। मुकदमे हुए, षड्यंत्र के तहत उन्होंने ही सारी चीजें की कि छात्र संघ के चुनाव बंद हो। बड़ा फंड छात्र स्टूडेंट का छात्र संघ के लिए निकाला जाता है, अभी भी निकाला जा रहा है। 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, अब तो हो सकता है ज्यादा, मुझे आकलन नहीं है, मैंने देखा नहीं। जो फॉर्म आता है लगातार, छात्र संघ के नाम पे वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैंने बहुत से आंदोलन के भी, आपको मैं पेपर की कटिंग और कुछ विषय प्रस्तुत करूंगा, आप दिखाइएगा अगर संभव हो तो। न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे थे। इन घोटालों को जाकर कौन करता था? छात्र नेता करता था। जो महाविद्यालय का महामंत्री होता था, अध्यक्ष होता, वही तो बात कहता था प्रबंधन से कि आप आज 19 लाख रुपए छात्रों से लग रहा है कि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए 50 पैसा प्रति व्यक्ति से लिया जा रहा, 25 रुपए लिया जा रहा, 50 पैसे की कॉपी दे दी जाती। मैंने तो छात्र संघ मैं डीएवी महाविद्यालय में ताला डाल दिया था कि हाफ ईयरली एग्जाम क्यों करा रहे हैं, मजाक है। गिरफ्तारी हुई, मुकदमा हुआ, हमने कहा बंद कर दो। एक कॉपी मिलती है 50 पैसे की, 48 रुपए प्रत्येक छात्र से लिया जाता था हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम का ना रिजल्ट आता था, ना कॉपी चेक होती, केवल मजाक ही तो था। इन सब अनियमितताओं के लिए कौन बात करेगा प्रबंधन से? छात्र नेता बात करता था। अब छात्र राजनीति खत्म हो गई है, किसी को अध्यक्ष महामंत्री बनना नहीं था, इन सब विषयों पे बात करेगा कौन? इसीलिए कौन खत्म करेगा? किया गया। यही विषय महाविद्यालयों से अलग हट के विश्वविद्यालयों में होता था। यही लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, यही प्रयागराज विश्वविद्यालय के अंदर होगा, सभी जगह। निश्चित तौर पर प्रबंध तंत्र और जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो छात्रों के अभिभावकों के द्वारा जो गाढ़ी मेहनत से और पसीना बहा के जो पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में या विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में भेजते हैं, उस पैसे की चोरी हो रही है, डाका डाला जा रहा है, और कहने वाला कोई नहीं है। प्रबंधन तंत्र ने तो यह कह दिया, प्रशासन ने, कि साहब जो हॉस्टल हैं एक सामूहिक गुंडों के अड्डे हैं, इसलिए छात्र संघ की बंद हो जाए तो ये हॉस्टल खाली हो जाए। होता क्या है, भारत पूरे विश्व में सबसे प्राचीन परंपरा गुरुकुल की है तो भारतवर्ष में थी। हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय पूरे विश्व से 10,000 छात्र पढ़ने आते थे। 2200 से अधिक शिक्षक थे वहां पर। पहले अगर कहीं हॉस्टल सुविधा थी, चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया और भारत से जुड़े अन्य जो भी देश थे, चाहे वो पाश्चात्य सभ्यता वाले देश हों, सब जगह से जो रिकॉर्ड पे पढ़ने को मिलता है, किताबों में पढ़ने को मिलता है, गूगल से लेकर सब जगह तक जानकारी आती है कि उस जमाने में तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र, पूरे विश्व का ब्रेन वहां पे पढ़ता था। तो क्या वो गुंडे बने? निकल के उन्होंने अपने अपने फील्ड के विशेषज्ञ हो, कोई चिकित्सक बना, कोई अर्थशास्त्री बना, कोई ज्योतिषाचार्य बना, जिस फील्ड के लोग थे। ये तो कहना सरकारों का काम है कि आप छात्रावासों में किस तरीके का माहौल दे रहे हैं। आईआईटी के अंदर छात्रावास है, क्या वहां गुंडे बन रहा है? आईआईटी कानपुर के छात्रावासों जो ब्रेन निकल रहा है, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहा है।